गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ कुछ नहीं था। मतलब कहा जाए कि कीव स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से वहाँ हमें कोई फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी कह रही थी हमें किसी तरह का कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ कि हम आप लोगों को यहाँ से जाने। तो इस वजह से सारे बच्चे यहाँ फंसे थे, नहीं तो बच्चे यहाँ से छोड़ के भी खुद निकल सकते थे। यूनिवर्सिटीज ये भी कह सकता है कि यूनिवर्सिटीज की लापरवाही हो सकती है या फिर इनके एजुकेशनल मिनिस्ट्री की। और जब भी सायरन बजता था घबराहट होती थी क्या हो रहा है, और जब भी सायरन बजता हर सायरन की बाद से कहीं धमाका गोलीबारी भी जरूर होता था। अब कहाँ होगा तो सब डरते थे कि कहाँ हो जाए कहाँ नहीं। मतलब सिचुएशन बहुत बुरा है, स्ट्रेस में सब लोग थे और बहुत बच्चे तो रोने चिल्लाने लगते थे ऐसी सिचुएशन में। कुछ तो डिप्रेस होने लगे थे, ऐसा लगता था कि यहाँ से जा नहीं पाएंगे। तो हम उनका दूसरा सुझाव हमने ध्यान रखा कि हाँ खुद से अरेंज करके हम यहाँ से निकल जाएं और वहां पहुंच जाएंगे तो सेफ रहेंगे। जिससे आप लोग कम्युनिकेट करते थे आपस में, जितने भी लोग थे दोस्त आपके कॉलेजेस के साथी। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम आपने क्या दिया था? सर हमारा जैसे व्हाट्सएप ग्रुप गो टू इंडिया। मूव टू इंडिया, ओके। अरे गो टू इंडिया, गो टू इंडिया। तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स हो गए थे आपके? सर 59 स्टूडेंट्स थे, जिसमें टोटल तो लगभग 66 थे, लेकिन कुछ उसमें बच्चे जो पहली बस गई उसमें वो खुद से चले गए। सर एक्चुअली हम अपने सेमेस्टर के कैप्टन हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, ओके। और 127 लोग हैं और लगभग 127 बच्चों में मेजॉरिटी में बच्चे मुझे जानते हैं और सबसे मेरा कनेक्शन भी रहता है और सब डायरेक्टली मुझे मेरे से बात भी करते हैं। तो ये भी एक चीज है, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज है, और शायद ये भी है कि बाकियों की परेशानी इतनी ज्यादा मुझे लगी कि मुझे अपनी परेशानी समझ में नहीं आ रही। जब भी सायरन की आवाज सुनते थे तो वो नीचे बंकर में चले जाते थे, और फिर जब सब चीज नॉर्मल हो जाता था तो हम लोग ऊपर आ जाते थे। यही 2 दिन से कर रहे थे हम लोग। फिर हमने अचानक एक प्लान बनाया कि चलो हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं, कोई हमें ले जाने वाला है नहीं, तो हम लोग खुद का जुगाड़ करते हैं और चलते हैं बॉर्डर पे। हेलो, हाँ राणा प्रताप बोल रहे हैं? जी सर, राणा प्रताप बोल रहा हूँ। मैं खुर्रम रामी बोल रहा हूँ हैशटैग भारत न्यूज़ से। नदीम साहब ने बताया था किस तरह से आपने लोग को निकाला है। लखनऊ से बोल रहा हूँ। लखनऊ नहीं, सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की है और सब एक दूसरे की मदद से निकल पाए हैं। हाँ, नहीं बहुत आपका अच्छा जेस्चर रहा है। अरे ये बताइए, अभी आप किस शहर में हैं यूक्रेन में? सर हम इसमें सिरेत में है, रोमानिया के सिरेत में है। अच्छा। और रदौती जहाँ हम लोग जगह मतलब स्टे करे हुए हैं उसका नाम रदौती स्टेडियम है। अच्छा, ओके। अभी हालात क्या है वहाँ पर? सर यहाँ रोमानिया में तो सब चीज बेहतर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब फ्लाइट के अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ से कब भारत के लिए रवाना होते हैं। ओके। तो कल यहाँ काउंसलर थे या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो कोई भी थी भारतीय दूतावास से, वो यहाँ आई थी, मतलब हमारा हाल चाल नहीं, और उन्होंने बताया कि मतलब कुछ वेदर की वजह से फ्लाइटों की दिक्कत आ रही है, तो हमें यहाँ 2 दिन स्टे करना पड़ेगा और 2 दिन के बाद फिर हमारे लिए फ्लाइट की अरेंजमेंट होगी। उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्टली एयरपोर्ट के लिए मूव करेंगे और वहाँ से इंडिया के लिए। जी ओके। अच्छा, आप कीव में थे, खार्किव में थे, कहाँ थे आप यूक्रेन में? सर हम वेनेत्सिया में थे। वेनेत्सिया में आप थे, और वो कितना दूर है खार्किव से? सर खार्किव से काफी दूर है ये। हम लोग कीव से लगभग 260 किलोमीटर के लगभग होगा, खार्किव तो काफी दूर होगा। ओके, मतलब वॉर जोन में आप नहीं थे, ये कह सकते हैं? नहीं, वॉर जोन में नहीं, बट वॉर वहाँ पे भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ के लिए निकले 26 को, उसी दिन रात में ही वहाँ पे 2 राउंड मतलब जबरदस्त फायरिंग और गोलाबारी हुई थी। जहाँ जिस एरिया में हम रहते थे, हेलमेंस्की एरिया में हम रहते थे, वहाँ पे कुछ दूरी पे जबरदस्त गोलाबारी और ये बहुत 2 राउंड चले थे वहाँ पे रात में। तो मिसाइल भी जब ये शुरू हुआ था राणा जी, पूरा जंग का माहौल जब बना है आपके यूक्रेन में, तो आपके जहन में क्या चल रहा था आप लोग के, क्योंकि आप सब लोग वहाँ ट्रैप थे एक तरीके से? सर जंग का माहौल जब वहाँ, हालांकि 1 महीने पहले मान के चलिए हम लोग का एग्जाम था 8 फरवरी को, तो उसके 1 महीना पहले ही ये थोड़ा बहुत स्ट्रेस सा माहौल होने लगा। तो इस संदर्भ में हमने अपने अध्यापकों से, टीचर से बात किया, तो उन्होंने कहा कि जस्ट एक पॉलिटिकल वार है जो फिर माउथ टू माउथ चलेगा, और ये जो कुछ हो रहा है यूरोप और रशिया के बीच में है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, कोई रियल वार नहीं होना है ऐसा कुछ। तो हम लोग भी अग्री हो गए कि ठीक है, बट धीरे धीरे जब खार्किव में
तनाव बढ़ता गया, वहां पे सेना आती गई, तो उस समय फिर हम स्वतः जा करके अपने यूनिवर्सिटी के वाइस रेक्टर और डीन से भी बात किए। तो वहां पर जब बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि हमें अभी मिनिस्ट्री से कोई जानकारी नहीं है। मिनिस्ट्री मतलब बाकी साथ पढ़ने वाले जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री यूक्रेन की ऑफ यूक्रेन है, Okay. जी जी, तो रेक्टर, वाइस रेक्टर और डीन ने, फॉरेन डीन ने बताया कि उनको अभी संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है कि बच्चों को यहाँ से जाने दें या नहीं जाने दें। ओके उनको कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था। ओके कुछ बच्चों ने जो साथ में पढ़ते हैं वो लोग भारतीय दूतावास की बात किए, तो उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से लिखित एक आवेदन दे दिया है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एजुकेशन को कि वो सारे बच्चों को यहाँ से रिलीज कर दिया जाए और उनकी जो स्टडीज है उसको ऑनलाइन जारी रखा जाए। ओके लेकिन इस तरह का कोई भी निर्देश हमें नहीं मिला। जब स्थिति बहुत बुरी हो गई उसके बाद जिस दिन वेनेसिया में पहली राउंड मतलब पहला धमाका हुआ सुबह 7 बजे के आसपास। तारीख क्या थी वहाँ के एयरबेस पे तारीख? और 25 तारीख थी, 25 तारीख सुबह, 24 को पहला धमाका सुबह 7 बजे के आसपास। ये फरवरी की बात कर रहे हैं आप? 24 फरवरी? जी जी ओके 24 फरवरी को सुबह 7 बजे के आसपास बहुत जोर का धमाका हुआ। सारी बिल्डिंगें वाइब्रेट कर रही। कुछ जगह तो ये भी सुनने में आया हॉस्टल वगैरह में कि ग्लासेस तक टूट गए थे। और उस धमाके के बाद फिर स्ट्रेस का माहौल हो गया, फिर सायरन लगातार बजने लगे और उस दिन तो और भी बुरा ये हो गया कि टीचर्स फोर्स करने लगे बच्चों को कि क्लास में ऑनलाइन ज्वाइन करना। ओके उस समय उस हालात में क्लास ज्वाइन करना और बार बार सायरन बजना, बच्चों का अपने रूम से बाहर निकल के भागना बड़ा मतलब विचित्र स्थिति हो गई थी। लेकिन उस समय कुछ टीचर्स भी मतलब बहुत फोर्स करने लगे। फिर मैंने भी बात किया अपने डीन से कि इस तरह टीचर्स का माहौल हो रहा है, तो टीचर्स वहाँ पे ये डीन बोले कि अपने टीचर से रिक्वेस्ट करो कि क्लास ना लें। हमने बोला कि ऐसा कैसे पॉसिबल, आप डीन हो, आप एक ऑर्डर सर्कुलेट कर दो कि कोई भी डिपार्टमेंट आज क्लास ना ले, क्योंकि बच्चों का मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं, सब डरे सहमे हुए हैं और बार बार हमें अपार्टमेंट से चाहे अपने हॉस्टल रूम से बार बार बाहर भागना पड़ रहा है, सायरन बज रहे हैं। तो उस समय भी मतलब कोई प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिला। किसी तरह वहाँ 24 घंटे 24 तारीख को बीते। फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि हाँ हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट हो जाए कि हम यहाँ से शहर से बाहर निकल जाएं। तो शहर से बाहर निकलने के लिए भी हम लोग प्रयास किए। तो जो वहाँ के एजेंट हैं, यूनिवर्सिटी के एजेंट, उन्होंने प्रयास किया, कुछ डेटा कलेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वो डेटा ही बन के रह गया क्योंकि उस दिन 24 घंटे बाद कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाया। फिर हम लोग खुद 59 बच्चे यूनाइट होकर के और खुद एक बस का अरेंजमेंट किए। उस बस से हम लोग वेनेसिया से यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर तक अपना सफर स्टार्ट किए। ये किस तारीख की बात है? ये किस तारीख की बात है? ये 26 तारीख की बात, मतलब 2 दिन बाद। जी जी ओके हाँ। 25 को 24 को घटना हुई और 24 को हम लोग इंतजार करते रहे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ना कुछ निर्देश आएगा कि हमें क्या करना है। 24 को कुछ नहीं हुआ। 25 तारीख को मैं जाकर के खुद डीन ऑफिस में वहाँ बात किया, तो वहां से भी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। तो फिर हम लोग सारे बच्चे शाम को फोन के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होकर के, यूनाइट होकर के खुद अपने लिए एक निर्णय लिए कि हम लोगों को यहाँ से निकल जाना अच्छा रहेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला मतलब उस टाइम में। फिर सारे बच्चे हम यूनाइट हुए और उसके बाद बस से हम लोग रवाना हुए यूक्रेन और रोमानिया बॉर्डर के लिए। रास्ते में हम लोग सहजता से आ गए क्योंकि हमारा नेशनल फ्लैग हमारे लिए एक शील्ड का काम किया। कोई भी मिलिट्री और कहीं भी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुई। बस लोगों ने पूछा, मतलब जो भी मिलिट्री के वहाँ सोल्जर्स मिलते रहे, इतना ही पूछे क्या है, आगे फ्लैग दिखे, बस उनको ये जानता इंडियन स्टूडेंट्स हैं, किसी ने कुछ नहीं रोका है। बस एक जगह उन्हें डाउट लगा तो चेक करने के लिए, बट वो हमारा पासपोर्ट देख करके और यहाँ का टीआर देख करके हमें रिलीज कर दिए, कोई परेशानी नहीं हुई। ओके ओके। फिर वहां से हम यहाँ रोमानिया बॉर्डर पे, जब रोमानिया यूक्रेन बॉर्डर पे आए तो वहाँ हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। अच्छा क्या? 2 दिन तक लगभग हम लोग 2 से 3 दिन हमारा वहाँ बीत गया उस बॉर्डर पे, क्योंकि नहीं हंगरी नहीं, रोमानिया बॉर्डर, रोमानिया और यूक्रेन बॉर्डर। ओके ओके। वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि कह सकते हैं कि जो कीव दूतावास है उसका और जो बॉर्डर सिक्योरिटी यूक्रेन की है, इसके बीच में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इन लोगों के पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी कि कैसे बच्चों को यहाँ से इवैक्यूएशन में हेल्प करें। यहाँ आने के बाद हम लोग फेस किए, जैसे जाने के बाद हम लोग निकलने से पहले अपना पूरा डेटा लाइक नेम,
पासपोर्ट नंबर और हर बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर और जिनका ईमेल आईडी उपलब्ध था उनका ईमेल आईडी सारा रोमानिया के भारतीय दूतावास और कीव के भारतीय दूतावास दोनों जगह मेल कर चुके थे। तो हमें लगा कि ये डाटा भेजने के बाद हो सकता है बॉर्डर पे डाटा रहेगा तो हम जाएंगे और हमारी इवैक्यूएशन में तुरंत मतलब क्विक काम हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां गए तो वहां के सोल्जर्स एग्रेसिव हो गए और हमेशा किसी बात के लिए गो बैक कुछ हुआ नहीं। करीबन 2 दिन हम लोग वहीं रहे और कहीं कुछ बैठने का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, ना कहीं शेल्टर ऐसा कुछ था कि हाँ बच्चे वहां रुक सकें। खुला आसमान था और वहाँ हमारा टेम्परेचर कितना रहा होगा जब आप लोग वहाँ बाहर स्टैंडर्ड थे? टेम्परेचर सर रिपीट करिए आप। टेम्परेचर सर -6 से -8 के बीच। ओके जी। और हम लोग तो जिस बस से भी आए तो बस से आते वक्त एक समस्या ये हो रही थी कि 40-45 किलोमीटर लंबी जाम थी। हम लोग 2 से 3 किलोमीटर करीबन 1-1.5 किलोमीटर हम लोग 2-3 घंटे में सफर तय किए थे। एक समय एक दूरी आने के बाद से बस ड्राइवर ने भी हाथ खड़ा कर लिया कि इसके बाद हम नहीं जा पाएंगे। उन्होंने हमें 7.5 किलोमीटर दूर ही बस से उतरने को बोला। फिर 7.5 किलोमीटर सारे हम 59 स्टूडेंट पैदल चल करके करीबन 2.5 घंटे के आसपास लगे होंगे हम लोग बॉर्डर यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचे थे। सुबह के लगभग वही 6 बजे के आसपास हम सब लोग वहां पहुंच गए थे। उसके बाद वहां से जब हम लोग निकले तो वहां पहुंचने के बाद फिर हम लोग अपनी जानकारी लेना चाहे कि आपके पास हमारे संबंध में कोई जानकारी है कि नहीं। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, बस उन्होंने बोला कि ठीक है इस टाइम पे इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे ये था कि चूंकि वो बॉर्डर है वहाँ गाड़ियां भी क्रॉस करती हैं और उनकी प्रायोरिटी ये भी थी कि वो अपने लोगों को मतलब पहले प्रायोरिटी दे रहे थे, लाइक यूक्रेनियंस को। तो बोले कि यूक्रेनियंस का दोपहर 12 बजे तक हो जाएगा इवैक्यूएशन, उसके बाद फिर हम आपका करेंगे। बट वहां पे भी दिक्कत ये आ रही थी कि जो एजेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को यहाँ लाते हैं वो अपने बच्चों के लिए वहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए थे, तो वो अपने बच्चों को वहाँ प्रायोरिटी देती है। भले वो बाद में आए लेकिन प्रायोरिटी उनको मिलता है। इस वजह से एक प्रॉब्लम हुई कि जो बच्चे पहले आए, जैसे हम लोग आए तो हमें 2 से 3 दिन वहाँ स्टे करना पड़ा। उसके बाद हम लोग तीसरे दिन के लगभग में हम लोग वहाँ निकले थे, वहां से बाहर निकले वही बड़ी मुश्किल से। पूरी रात पूरे दिन खड़े रहने के बाद लाइंस में भीड़ में, यहाँ तक कि बर्फबारी होती थी, उस बर्फबारी में भी सारे लोग खड़े रहे। कुछ बच्चों की तबीयत भी बहुत खराब हो गया, लेकिन ये था कि सबने साहस किया, वहाँ खड़े रहे, फिर निकल पाए। फिर वहां से हम लोग निकल करके जब बॉर्डर क्रॉस किए तो जब रोमानिया की धरती पे हम लोग कदम रखे, उसके बाद यहाँ पे सारी चीजें नॉर्मल थी। यहाँ सब चीज बहुत बेहतर था, लोग अच्छे मिले और वेलकमिंग नेचर के थे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अच्छी रही और दूतावास की तरफ से जो भी यहाँ प्रबंध किए गए हैं, जो भी दूतावास की तरफ से प्रबंध किया गया है वो फिर भी बहुत बेहतर है। मतलब जिस अवस्था में हम लोग थे उससे बहुत बेहतर है। ये दूतावास का जो बात कर रहे हैं वो रोमानियन दूतावास है या हिंदुस्तानी रोमानिया दूतावास? रोमानिया। अच्छा ये आप बताइए राना मुझे कि जो आपका पूरा जो मेहनत आपने की, जो मशक्क़त की, जो जद्दोजहद करी आप लोगों ने इतने दिनों और जिस तरीके से आप पहुंचे, इस बीच में जो इंडियन एम्बेसी, इंडियन कॉन्सुलेट या इंडियन गवर्नमेंट तरफ से कोई आपके पास कम्युनिकेशन हुआ या कोई मदद करने का भरोसा दिलाया गया या फिर मदद हुई? सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जो भी चीजें हम लोगों ने किया हम लोग खुद के एफर्ट से ही किए। हमें जो चीज यहाँ मतलब लगा कि हाँ मदद मिल रही है वो रोमानिया में आने के बाद लगा, क्योंकि वहां आने के बाद जैसे हम लोग बॉर्डर क्रॉस किए तो वहां पे जगह जगह सोल्जर्स थे जो हमें गाइड कर रहे थे, आपको इस डायरेक्शन में जाना है। रास्ते में हमें खाने पीने का प्रबंध था और वॉलेंटियर्स थे जो हमें मतलब चाहे कुछ भी मतलब ब्रेकफास्ट कुछ भी खाने के लिए, नाश्ते के लिए उपलब्धता करा रहे थे। तो हम लोग अपना जो भी, चूंकि कोई खाना पानी कुछ नहीं हुआ था। हालांकि यूक्रेन और रोमानिया के बॉर्डर पे जो वहाँ के लोकल लोग थे यूक्रेन के या चर्च के तरफ से जो ट्रस्ट वगैरह चलते थे वो लोग हमें कुछ चीजें उपलब्ध कराए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ कुछ नहीं था। मतलब कहा जाए कि कीव स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से वहाँ हमें कोई फैसिलिटी नहीं थी, किसी तरह का कोई टेंट नहीं था, कुछ भी शेल्टर नहीं थे। तो क्या वजह मानते हैं? और हमें जो सर देखिए, हो सकता है कि वहाँ पे कीव में खुद इतनी प्रॉब्लम्स हो कि वो मिसकम्युनिकेशन हो यहाँ की बॉर्डर यूक्रेन के बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ, या फिर हो सकता है कोऑर्डिनेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ का जो यूक्रेन का बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम है वो कोऑपरेट ना कर रहा हो।
कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन था या फिर इनकी स्ट्रेटेजी का फेल्योर था, जिसकी वजह से बच्चे वहां पे परेशान हुए। अच्छा राणा प्रताप, एक चीज़ लोग के समझ से बाहर है, जो या यूं करिए अब समझ में आई कि जब हमारे मुल्क में मेडिकल एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है तो उसके बावजूद लोग दूसरे मुल्क में क्यों जाते हैं। मतलब ये आज यूक्रेन में हुआ, कल हो सकता है कि यूएस में हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, किसी कंट्री अनएक्सपेक्टेड चीज़ था। तो आप ये पहली चीज़ बताइए कि हिंदुस्तान छोड़कर आप लोग वहाँ क्यों पढ़ने गए। सर देखिए, पहली चीज, भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या का देश है, शिक्षा सबको चाहिए, और जब जनसंख्या ज्यादा हो और उस जनसंख्या के रेशियो के मामले में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पढ़ाई के लिए सीटें कम हो तो सबको अपनी चाहत के लिए हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो अगर कोई सुविधा कहीं भी मिलती है और कम पैसे में मिल जाए, फी अगर कम है, तो लोग वहीं जाना पसंद करेंगे। सब कोई चाहता है कि किफायत में हमारी शिक्षा पूरी हो जाए। तो एक और कारण है कि यूक्रेन का सिलेक्शन करना कि बाकी अदर कंट्रीज की तुलना में यूक्रेन सस्ता है, मतलब मेडिकल की पढ़ाई के लिए सस्ती जगह है, इस वजह से बच्चे यहाँ ज्यादा आना पसंद करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए आप मुझको कि आप लोग को कोई एडवाइजरी इंडियन गवर्नमेंट तरफ से हालात को मद्देनज़र कब पहली बार एडवाइजरी आप लोग को मिली और क्या कहा गया उस एडवाइजरी में। सर एडवाइजरी पहले ये आई थी कि अभी मतलब जब पहला ब्लास्ट हुआ था तो उस समय यह था कि अभी जो जहां है वहीं रहें। ये किस तारीख की बात है? अपना जगह नहीं चलेगा। ये किस तारीख? सर एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतने सारे एडवाइजरी आई थी कि डेट वाइज, मतलब क्योंकि एक दिन में 3 एडवाइजरी आ गई थी और डेट वाइज मुझे याद रखना मुश्किल था। अच्छा। लेकिन बस ये चीज, पहला जब एडवाइजरी आया तो हमारे लिए ये आया था कि अभी जो जहाँ पहले ब्लास्ट के बाद कि जो जहाँ है वो अपनी जगह पे रहे, कोई जगह नहीं छोड़ेगा, हमारे फर्दर एडवाइजरी का वेट करिए। ओके। तो उसके बाद से फिर वो एडवाइजरी, फिर उसके बाद आता है कि मतलब फिर हम लोग खुद कांटेक्ट भी किए एम्बेसी, तो वहाँ बोला गया कि अगर आप निकल सकते हो तो निकल जाओ क्योंकि यहाँ ठीक नहीं है। तो हम लोगों का ये कहना था कि अगर हम यहाँ जाते हैं तो हमारी करियर का भी थोड़ा सवाल है, तो हम लोग रिक्वेस्ट किए कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ यूक्रेन से बात करिए कि वो यूनिवर्सिटी को ऑर्डर इशू करें कि सारे बच्चों को यहाँ से रिलीज कर दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम कर देते हैं। तो उन्होंने फिर बोला भी था बाद में बात करने पे कि हाँ हमने रिक्वेस्ट लेटर भेज चुका है, बट ये लोग उस चीज को अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज पे। क्योंकि यूनिवर्सिटी कह रही थी कि हमें किसी तरह का कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है कि हम आप लोगों को यहाँ से जाने। तो इस वजह से सारे बच्चे यहाँ फंसे थे, नहीं तो बच्चे यहाँ से छोड़ के भी खुद निकल सकते थे। यूनिवर्सिटीज ये भी कह सकता है कि यूनिवर्सिटीज की लापरवाही हो सकती है या फिर इनके एजुकेशनल मिनिस्ट्री की लापरवाही हो सकती है कि एम्बेसी से, अगर एम्बेसी ने सच में उनको अगर ये चीज भेजा होगा रिक्वेस्ट लेटर कि हमारे स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए, तो अगर इस पे नहीं हुआ तो हो सकता है मिनिस्ट्री की लापरवाही हो या फिर मिनिस्ट्री ने भेजा हो यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ने उस चीज को अप्लाई ना किया तो यूनिवर्सिटीज की दिक्कत है। तो और यूनिवर्सिटी ने भी, जी बताएं। ये जो ऑपरेशन अब जो गवर्नमेंट चला रही है, शायद ऑपरेशन गंगा जो चल रही है, इवैक्यूएशन जो प्लान है पूरा इंडियन गवर्नमेंट का, वहाँ से भी और जो हमारी एयरफोर्स है उसको भी शामिल कर लिया गया है। लगातार मीटिंगें भी यहाँ पर हो रही हैं किस तरह से आपको सेफली वापस अपने घर पहुँचाया जाए। कुछ लोग लखनऊ वापस भी आए हैं। तो ये बताइए, ये वक्त रहते शुरू हुआ या और पहले शुरू हो जाता है? मतलब बड़ी हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन ये बात होती ना कि पहले शुरू हो जाता तो बेहतर होता। आप लोग क्योंकि वहाँ फंसे हुए हैं, आप लोग किस नज़रिए से इसको देखते हैं? सर पहले और बाद की बात तो मैं सटीक नहीं कह पाऊंगा क्योंकि देखिए घटना जब स्टार्ट हुई है तो ये सब चीज अनप्रेडिक्टेबल था, क्योंकि जैसे सिर्फ बातें चल रही थी और चाहे हिंदुस्तान की मीडिया में था कि काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया गया बिना कुछ हुए, सारी चीजें संभावनाओं पे चल रही थी कब हो सकती है कब नहीं, कोई चीज निर्धारित नहीं था। लेकिन जो भी चीज अचानक से हुई और गवर्नमेंट ने प्रयास तो अपने तरफ से किया ही था कि हाँ ऐसी चीजें हो जाए, बट वो एग्जैक्ट अचानक ऐसा हुआ कि उनके जो प्लान शेड्यूल थे फ्लाइट्स के, पहले 3 फ्लाइट्स के, उस शेड्यूल के बीच में ही सारी चीजें शुरू हो गई। तो प्रयास तो उन्होंने किया, लेकिन ये था कि टाइमिंग किसी का कोई श्योर नहीं था किसको कब हमला करना है और कब क्या करना है, तो ये तो अनिश्चितता थी, तो इसके बारे में कोई चीज निश्चित नहीं है। अच्छा राणा प्रताप साहब, हम लोग बहुत विजुअल्स यहाँ देख रहे हैं अपने हिंदुस्तान में, अपने लखनऊ में बैठ करके, लेकिन मंजर आपने देखा है, उस मंजर को आप कैसे याद करते हैं जो जंग का मंजर आपने देखा है? खार्किव यूक्रेन, हालांकि वहाँ आप नहीं थे, माफ़ करिएगा, वो कीव में, आप दूसरी जगह पर थे, विनेसिया में थे आप। तो विनेसिया की क्या हालत थी और जब आप लौटे हैं तो क्या मंजर आपने देखा, वो आप बता पाएंगे? सर ये
जीवन का बहुत बुरा अनुभव है जो कभी कोई सोचा नहीं होगा। जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे मेरे जैसे इंसान हैं, कभी नहीं सोचा कि हाँ इस तरह के हालात से गुजरना होगा। आप अपने कमरे में भी हैं, अचानक धमाका होता है और पूरी पूरी बिल्डिंग हिल जाती है, आपको लगता है क्या हो गया। कुछ समय तक तो कह सकते हैं दिमाग, क्योंकि वेनेसिया ऐसा रीजन था जहाँ पे सब यही कह रहे थे कि इस रीजन में कुछ भी नहीं होगा, कभी नहीं। टीचर से भी मैं कांटेक्ट में था, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन था यूनिवर्सिटी का, वहां के भी कांटेक्ट में था, तो सबका यही सजेशन था कि वेनेसिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ कुछ होगा। हालांकि वहाँ एयर बेस था मिलिट्री का, और मुझे भी ये चीज ध्यान नहीं था कि एयर बेस है, और पहला हमला एयर बेस पे ही हुआ था। हालांकि हमला होने के बाद ऐसा कंडीशन हो गया कि पैनिक बहुत क्रिएट हो गया, क्योंकि हम अपने सेमेस्टर कनेक्टेड रहते हैं रेगुलर, तो बहुत सारे बच्चों का अचानक कॉल आने लगा कि ऐसा हो गया, क्या करें क्या करें क्या करें। तो हम अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किए, यूनिवर्सिटी बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग परेशान ना हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनका यही कहना था। लेकिन ये भी बात करने के बाद कि आप लोग क्या कर रहे हो, हमारे लिए क्या हो रहा है, आप लोग परमिशन दो कि हम यहाँ से चले जाएं। और बहुत सारी सिचुएशन थी, कुछ एग्जाम का भी सिचुएशन था कि एग्जाम्स के डेट को या तो एक्सटेंड कर दो, आप एक एडवाइजरी जारी कर दी कि अभी तक कुछ नहीं होगा, ताकि बच्चे इस स्ट्रेस से फ्री हो जाएं कि एग्जाम का कोई स्ट्रेस रहेगा, चाहे कुछ भी, आसानी से यहाँ से निकल पाए। बट यूनिवर्सिटी की तरफ भी ऐसा कुछ नहीं आया, और जब भी सायरन बजता था घबराहट होती थी, क्या हो रहा है। और जब भी सायरन बजता, हर सायरन के बाद से कहीं धमाका, गोलीबारी ये जरूर होता था। अब कहाँ होगा तो सब डरते थे कि कहाँ हो जाए, कहाँ नहीं। एक दिन भर में इतनी बार सायरन बजते थे कि बच्चे बेसमेंट में भागते थे, और लाइट्स ऑफ कर दीजिए, मतलब सिचुएशन बहुत बुरा था। स्ट्रेस में सब लोग थे, और बहुत बच्चे तो रोने चिल्लाने लगते थे ऐसी सिचुएशन में। कुछ तो डिप्रेस होने लगे थे, ऐसा लगता था कि यहाँ से जा नहीं पाएंगे। तो फिर कैसे का माहौल बहुत था। और कैसे आपने अपने को संभाला, आप लोगों ने? कितने लोग थे टोटल आपके साथ? सर हम लोग 59 स्टूडेंट्स। हालांकि उस समय भी ये था कि सबके लिए सारी चीजें कर पाना बड़ा मुश्किल था। मेरे सेमेस्टर में कुल 127 बच्चे हैं, तो उसमें भी सब सारे बच्चे, मतलब क्योंकि मान के चलिए अकेले मेरे लिए सबके लिए अरेंज करना मुश्किल था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ के यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने जनता से रिक्वेस्ट की कि आप हथियार उठा लो। उस अवस्था में क्या हुआ कि वहाँ के सोल्जर खुद वहाँ के जो 18 से 60 साल के लोगों के बीच में उनको ढूंढने लगे कि हाँ वो भी पार्टिसिपेट करें युद्ध में। लेकिन ये बात हो गई कि उस समय ड्राइवर्स का मिलना मुश्किल हो गया, बसें नहीं मिल पा रही थी हमारे लिए। बहुत मुश्किल से एक बस मिली किसी तरह, वो बस वाले ने बहुत सारे कंडीशन रखे, तो उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर हुए कि हाँ चलते हैं, और बहुत मुश्किल से। हालांकि पहले दिन सिर्फ 2 बसें निकली थी, जिसमें दूसरी बस हमारी थी। पहली बस चली, वो कुछ दूर आके खराब हो गई, फिर बाद में वो लोग थोड़ी देर बाद पहुंचे, लेकिन वो भी पहुंच गया। वहाँ बस का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ का बिगड़ गया था। जो रेलवे की ट्रेन थी वो ट्रेन कैंसिल हो रही थी, कोई ट्रेन आने के लिए एक प्रिपेयर हुई, वो शाम को अचानक कैंसिल हो गया। क्या वजह था ये नहीं पता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बस नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा था, कोई टैक्सी जाने के लिए प्रिपेयर जो थी भी तो इतने ज्यादा पैसे मांग रही थी कि उसको अफोर्ड करना मुश्किल था। तो जब बस मिलने में ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें, जब ट्रांसपोर्टेशन मिलने में आपको इतनी दिक्कतें हो रही थी, आपने इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट या यहाँ की जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसको आपने ट्वीट नहीं किया? जो हमारे विदेश मंत्री तुमको ट्वीट करते, शायद वो अरेंज कर पाते। सर देखिए, वहां से एम्बेसी जब बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि देखिए हम 2 चीज कर सकते हैं, या तो हम बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर पे हम कम्युनिकेट करके आपके लिए इवैक्यूएशन, मतलब वहां से निकलने में मदद कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम। दोनों चीज करना हमारे लिए अभी संभव नहीं, क्योंकि स्थिति बड़ी विचित्र है, यहाँ पे विषम परिस्थिति है। तो उन्होंने बस यही कहा कि अगर आप निकल सकते हो अरेंज करके तो आप निकल जाओ, शहर को छोड़ दो, बॉर्डर की तरफ चले जाओगे तो सेफ रहोगे। तो हमें यही लगा कि हाँ उनका ये सुझाव सही है। बात भी सही है कि हाँ अकेले के एम्बेसी इतने सारे 18-20 हजार बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सबके लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना उसके लिए टफ काम है। तो हम उनका ये दूसरा सुझाव हमने ध्यान रखा कि हाँ खुद से अरेंज करके हम यहाँ से निकल जाएं, और वहां पहुंच जाएंगे तो सेफ रहेंगे। और जैसे ही हम लोग निकले तब तक उसी दिन हमारी बस थी, उसी टाइम एक और एडवाइजरी जो जहाँ है वहीं रुक जाए, कहीं जाए। फिर कॉल किया गया, तो फिर उसके बाद पता चला कि अगर आप जा सकते हो, क्योंकि उस समय गोलीबारी और ये सब धमाके ज्यादा बढ़ गए थे। फिर भी ये था कि यहाँ भी रहेंगे, वही अवस्था थी, क्योंकि जिस दिन हम लोग निकले उस दिन वेनेसिया में काफी जोरदार गोलाबारी हुआ, बहुत सारे नुकसान भी हुआ वहाँ पे। बाकी जो वहाँ बच्चे भी रह गए थे उनसे पता चला कि वहाँ काफी जोरदार धमाके हुए, गोलीबारी हुई। तो
उसके बाद वहां भी स्थिति काफी विचित्र हो गई। फिर उसके एक दिन बाद फिर यूनिवर्सिटी जागी, उसके बाद यहाँ का डिफेंस हेडक्वार्टर जागा। उन्होंने अपने तरफ से एक ऑर्डर इशू किया कि सारे जो भी फॉरेनर्स हैं वो जितना जल्दी हो सकता है यूक्रेन छोड़ दें। जब बहुत ज्यादा यहाँ पे वर्स्ट कंडीशन हो गया तब यहाँ से यूनिवर्सिटी जहाँ यहाँ का डिफेंस हेडक्वार्टर ऑर्डर इशू किया कि सारे लोग यहाँ से छोड़ दें। जब निकलना बहुत मुश्किल होने लगा, उसके पहले यहाँ का भी मिनिस्ट्री कुछ नहीं बोला। ओके फिर कंप्लेंट्स हमें है यहाँ की गवर्नमेंट के साथ कि यूक्रेन की गवर्नमेंट को ये चीज पहले करना चाहिए। अवस्था यहाँ उनको पता था क्योंकि उनके पास अपनी इंटेलिजेंस भी होगी, इसको जानकारी तो जरूर होगी तब क्या हो सकता है, बट उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया समय रहते। अच्छा राणा प्रताप, आपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात करी कि व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया जिससे आप लोग कम्युनिकेट करते थे आपस में, जितने भी लोग थे दोस्त आपके कॉलेजेस के साथी। उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम आपने क्या दिया था? सर हमारा जैसे व्हाट्सएप ग्रुप गो टू इंडिया, मूव टू इंडिया। ओके अरे गो टू इंडिया, गो टू इंडिया। तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स हो गए थे आपके? सर 59 स्टूडेंट्स थे, जिसमें टोटल तो लगभग 66 थे, लेकिन कुछ उसमें बच्चे जो पहली बस गई उसमें वो खुद से चले गए। और 59 में मतलब 59 जो बाकी बचे 59 लोग हम लोग यहाँ आ गए साथ साथ। ओके अच्छा, उसमें जो मैसेजेस होते थे, जो कम्युनिकेशन होता था व्हाट्सएप ग्रुप में, वो किस तरह के मैसेज हो गए? पैनिकी होता था या काम थे या सूदिंग होते थे, किस टाइप का था? कोई नहीं, हम उसका पर्पज ये था हमारा ग्रुप बनाने का कि हम सबका डाटा कलेक्ट कर लें, लाइक उनका नाम, पासपोर्ट नंबर, मेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, उनका एड्रेस, ये सारा डेटा हम अपने पास कलेक्ट कर लें। बस सबका लोकेशन जानते रहें, सिचुएशन जानते रहें, कौन कहाँ है, हमें कब वहां से निकलना है उसकी टाइमिंग हम बता सकें, हमें कहाँ मिलना है इसकी जानकारी दे सकें, और सबके हालात का जायजा ले सके। हाँ आपका स्टेटस क्या है, इंफॉर्मेशन ठीक हो कि नहीं ठीक, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। नथिंग एल्स। अच्छा, आपकी घर बात होती होगी रेगुलरली। इंडिया में आप कहाँ के हैं? मैंने नहीं पूछा आपसे, इंडिया में आप कहाँ के हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का कोटवा कला गाँव है, मैं वहाँ का रहने वाला। अरे ये बताइए कि आपके घर से रेगुलर बात हो रही होगी माँ बाप से, भाई बहन से, जो भी परिजन आपके हैं, तो उनको आप कैसे समझाते हैं कि नो यू आर सेफ, बहुत दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो है लेकिन इतनी नहीं कि आप पैनिकी हो जाइए, प्रे फॉर अस। क्या बात होती है और किस तरह से अपनी बात कम्युनिकेट आप कर पा रहे थे घर वालों से, इजीली कर पा रहे थे? सर माता पिता, चाहे बड़े भाई हैं, चाहे जो भी फैमिली मेंबर्स, उनसे बात होती है सब, चाहे जो जानने वाले रिलेटिव्स हैं, चाहे दोस्त हैं। ये कंडीशन था कि इतने कॉल्स आते थे और इतने मतलब मैसेज आते थे कि सारी चीज को मैनेज करने में कभी कभी मुझे भी होता था कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। प्रॉब्लम से सब लोग वरीड थे, बट ये था कि पेरेंट्स काफी साहसी थे, उनका कभी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग मतलब परेशान हो रहे हैं। बस ये था कि उनकी बातों से मतलब ये था कि हाँ वो लोग नॉर्मल फील करते थे, इसलिए मुझे बड़ा बल मिलता था, इसलिए मैं पैनिक नहीं हुआ पूरे दौरान में। इतने समय रहा कि ऐसा नहीं लगा कि हाँ मुझे घबराना चाहिए चाहे कुछ भी। मेरे फादर से मेरी बात हुई, मेरे बड़े भाई से बात हुई, तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं घबरा रहा हूँ चाहे मुझे डर लग रहा। ऐसा हुआ ही नहीं मेरे साथ। ऐसा कभी नहीं। शायद यही एक वजह था कि मैं इतने सारे लोगों के साथ मैं भी सेफली निकल आया। अरे इतनी पैनिकी सिचुएशन में जहाँ अनसर्टेनिटी इतनी इस एक्सटेंट पर हो कि क्या कुछ हो जाएगा, कुछ समझ में आ नहीं रहा हो, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा काम सिचुएशन में कैसे रखा? ये बात मैं अभी तक समझ नहीं पाया। जो आपसे बात कर रहा हूँ, इतने हालात ख़राब थे, अनएक्सपेक्टेड सिनारियो था, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, अनसर्टेनिटी बेइंतहा थी, उसके बावजूद आप बेहद काम रहे, कंट्रोल्ड रहे, कंपाइल्ड रहे। ये कैसे आपने किया? आपने सर एक्चुअली हम अपने सेमेस्टर के कैप्टन हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। ओके। और 127 लोग हैं और लगभग 127 बच्चों में मेजॉरिटी में बच्चे मुझे जानते हैं और सबसे मेरा कनेक्शन भी रहता है और सब डायरेक्टली मुझे मेरे से बात भी करते हैं। तो ये भी एक चीज है, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज है, और शायद ये भी है कि बाकियों की परेशानी इतनी ज्यादा मुझे लगी कि मुझे अपनी परेशानी समझ में नहीं आ रही थी। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि ये आपका 4th सेमेस्टर है, आपका कंप्लीट हो गया कि अभी लौटना पड़ेगा आपको वापस? फोर्थ सेमेस्टर नहीं, फोर्थ ईयर में हूँ। अच्छा सॉरी, 4th ईयर में। और जी सर, तो अभी 4th ईयर में हम लोग आए हैं। तो ये बताइए कि अभी आपकी कुछ एजुकेशन बची है कि कंप्लीट हो गई वहाँ पर? नहीं सर, अभी तो हमें यहाँ पे 6 साल का कोर्स होता है, तो अभी हम 4th ईयर में आए हैं। 4th ईयर में। जी सर, अभी 3 साल हमें और पढ़ाई करनी है। तो जब आप वापस मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन में आप वापस लैंड कर जाएंगे इंडिया, 3 या 4 दिन में। जी। तो क्या वापस जाएंगे अब आप?
सर एजुकेशन कंप्लीट करनी है वो तो आगे हालात पे डिपेंड करता है। हालांकि अभी यूक्रेनियन गवर्नमेंट के हिसाब से 13 तारीख तक सारी चीजें बंद हैं, किसी तरह की कोई स्टडीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। 13 मार्च के बाद से अगर हालात नॉर्मल रहे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। ओके, तो मतलब वापस नहीं जाना चाहेंगे आप? वापस जाएंगे अगर कहता है कॉलेज की वापस आइए तो वापस जाएंगे आप? जी जी हाँ सर, पढ़ाई करनी है इसलिए मुझे आना ही है, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपने देखी, उसके बाद आप कितनी हिम्मत कर रहे हैं आप लोग, आपका पूरा ग्रुप, कि वापस आने को तैयार है? जी हाँ बिल्कुल, अभी तो किसी बच्चे के मुंह से तो ये नहीं सुना कि ऐसा है कि हाँ कोई कह रहा हो कि नहीं जाना है। हालांकि बच्चों के अंदर ये चीज है कि इस तरह की चीज हो गई है तो कहीं यूनिवर्सिटी को नुकसान ना हो कि हमारा स्टडी मतलब रुक जाए, चाहे कुछ भी। सारे बच्चों में ये डर है कि यूनिवर्सिटी पे कोई हमला ना हो, यूनिवर्सिटी कहीं अफेक्टेड ना हो जाए, नहीं तो फिर हमारे फ्यूचर का क्या होगा। या आप कोई प्रपोजल रखेंगे इंडियन गवर्नमेंट के सामने कि आपकी जो एजुकेशन है उसको इंडिया में कंपनसेट की जा सके, क्योंकि हालात तो वहाँ कब सही होंगे किसी को मालूम नहीं है। यूनिवर्सिटी अगर डैमेज हो जाती है तो फिर क्या होगा मालूम नहीं। तो कुछ आप लोग इस बात को प्रपोजल रखेंगे गवर्नमेंट के सामने, या आप गुहार लगाएंगे कुछ आप लोग कंपनसेट किया जाए यहाँ पर, ताकि वो एजुकेशन आप यहाँ कंप्लीट कर सकें? सर अगर ऐसी कोई सुविधा अगर भारत सरकार ला सकती है हम सभी के लिए, तो ये तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है कि अगर घर पे अपने देश में रह के अगर शिक्षा कंप्लीट हो जाए तो बहुत बेहतर विकल्प होगा हमारे लिए। क्योंकि अभी जिस तरह की अवस्था है, अभी तो मैं सबसे तो नहीं, क्योंकि मैं काफी लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ अलग अलग ग्रुप के माध्यम से, तो सारे बच्चों का डेटा नहीं मिल पा रहा है मुझे कि कौन कहाँ है, किस अवस्था में, या किसका क्या ओपिनियन आ रहा है, क्योंकि सब अलग अलग जगह पे है। रोमानिया में भी इंटरनेट का भी इशू आ रहा है, इसलिए सबसे कम्युनिकेशन मुश्किल है। बट ये अकेले की बात नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ, लेकिन ये जो आपने सुझाव बताया ये एक बेहतर सुझाव है। अगर इस तरह का भारत सरकार कुछ प्रबंध करती है सारे विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बेहतर चीज है। लेकिन एक ये बहुत बड़ी चीज होगी जो भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, आप अकेले यहाँ पर हैं कि आपके साथी भी आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त? अभी तो बहुत सारे बच्चे अभी तो आसपास हम लोग जितने लोग आए थे आसपास आपके हैं? जी हाँ, दिखाएंगे आप उन लोग को? जी हाँ बिल्कुल सर, थोड़ा सा दिखाइए। हाय, क्या नाम है सर आपका? कमलेश, कहाँ से हैं आप? राजस्थान। तो आप कितना ज़्यादा सिक्योर महसूस कर रहे हैं आपको? आप तो वॉर जोन से दूर हो गए हैं। सर अभी तो सर हम सिक्योर महसूस कर रहे हैं, लेकिन सर जब वहाँ पे बॉर्डर पे थे, ये यूक्रेन और रोमानिया बॉर्डर पे था सर, बहुत हालत खराब थे वहाँ पे सर। यहाँ पे सर बहुत सही हालत है। सही हालत यहाँ पे हमें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। ओके, रोमानियन गवर्नमेंट की तरफ से? ये तो हम नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे, कल लेडीज भी आई थी इंडियन की तरफ से, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त रूप से कर रहे होंगे। बिल्कुल, तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सही है। बहुत सही है। और साथी हैं आपके? अच्छा, आपने क्या मंजर देखा? आप कुछ डिफाइन करना चाहेंगे मंजर आपने देखा? सर सेम है सर, बहुत हालात खराब थे वहाँ पे तो, क्योंकि 2-3 दिन खड़े रहना, रात को खड़े रहना, फिर बर्फ में रात निकालना, बहुत हालत खराब थी सर। मैं तो एक बार यानी कि चक्कर भी आ गए थे वहाँ पे, गिर गया था, लेकिन सब हमने संभाला सर, मिलके हम लोगों ने सब कुछ किया सर, आपस मिल करके। और साथी हैं आपके साथ? हाँ सर। और कोई साथी है आपके साथ? हाँ सर। उनसे ही बात कराइए। करा रहा हूँ। अमित। हाय अमित, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। कहाँ से हैं आप इंडिया से? मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर से आप हैं। वो मंजर कैसे याद रखते हैं जो जंग का मंजर आपने देखा अपने शहर वहाँ यूक्रेन में? देखिए, हमारी सुबह ही होती थी सायरन का आवाज सुन करके, सुबह 4 बजे से लेकर के रात के लगभग 9-10 बजे तक हमेशा हर 1 घंटे 2 घंटे पे सायरन की आवाज सुनते थे और उसी भय में रहते थे। जब भी सायरन की आवाज सुनते थे तो वो नीचे बंकर में चले जाते थे, और फिर जब सब चीज नॉर्मल हो जाता था तो हम लोग ऊपर आ जाते थे। यही 2 दिन से कर रहे थे हम लोग। फिर हमने अचानक एक प्लान बनाया कि चलो हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं, कोई हमें ले जाने वाला है नहीं, तो हम लोग खुद का जुगाड़ करते हैं और चलते हैं बॉर्डर पे। तो अच्छा, ये कभी जहन में आप लोग के आया कि हम लोग वापस नहीं लौट पाएंगे इंडिया, अपने घर, अपने वतन?
नहीं, ऐसा तो जहन में नहीं है कि हाँ वापस नहीं लौट पाएंगे, वापस जरूर जाएंगे, ऐसा था मन में विश्वास कि हाँ हम जाके रहेंगे। अगर कुछ भी हो, खुद से कुछ ना कुछ करना पड़े तो भी हम जाएंगे, किसी के भरोसे तो बैठे नहीं रहे। खुद ऐसा था। ग्रेट। चलिए बढ़िया, आप लोग सुरक्षित रहिए। एक साथ हम चाहते हैं सब लोग आ जाइए कैमरे के सामने, जितने भी लोग आप लोग हैं, आप हैं जो अभी जिनसे बात हुई थी, और राना है, एक साथ सब लोग आ जाइए, एक साथ सबको साथ देखना चाहता हूँ मैं। अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने ज़्यादा अब एक सिक्योर जोन में हैं, और इतने ज़्यादा आप लोग सर बोल रहे हैं एक साथ आने को। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत मुबारक आप लोग को कि अब आप लोग हिंदुस्तान लौट रहे हैं, और उम्मीद यही करेंगे कि आपका एजुकेशन पूरी हो सके, और ये बात कि कैसे आगे बढ़ेगी तो मालूम चलेगा। लेकिन एक बात है, आप तीनों लोग जो यूपी से हैं, ख़ास तौर से आप जो कुशीनगर से हैं राना, यहाँ वोट पड़ने वाला है, यहाँ इलेक्शन है कुशीनगर में, तो उस इलेक्शन को आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पूरा माहौल चुनावी है। सर इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी हमारी मानसिक स्थिति अलग है और चुनाव एक अलग विषय होता है। ठीक है, नहीं चले बढ़िया, वेलकम आप लोग का है। आप लोग वापस आइए और घर पहुँचिए, और मेरा नंबर है, अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ गिव मी अ कॉल। अगर कुछ मदद हो सके डेफिनेटली वी विल ट्राई कि आप लोग को एक वेतन मिले, और बहुत मुबारक आप लोग को। अब आप लोग जब हिंदुस्तान अपने घर पहुँचेंगे, पहला काम आप लोग क्या करेंगे बाप बाप से मिलने के बाद? सर सबसे पहले तो अभी हम ये चाहेंगे हम अपने आप को स्टेबल करना है, स्टेबल करें, क्योंकि अभी बहुत जी सर, क्योंकि अभी मतलब फिजिकली भी हम बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत हम थके हुए महसूस कर रहे हैं, और मन से भी एकदम थके हुए हैं, क्योंकि जो 3 दिन हमारे बॉर्डर पे बीते हैं वो बहुत मुश्किल बीते हैं, क्योंकि हमें बैठने तक की जगह नहीं मिल रही थी, कहीं सोने का कुछ भी नहीं। हम लोग लगातार दिन रात वहाँ खड़े रह रहे हैं। वहाँ का जो सिस्टम, बिगड़ा हुआ सिस्टम था, उसकी वजह से बहुत सफर करना पड़ रहा है। इन हालात को और कौन जिम्मेदार इन हालात के? सर वहाँ के लिए देखिए, नहीं जो बॉर्डर पे आपके हालात पूछ रहे हैं, मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। सर बॉर्डर पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। वहाँ सिस्टम अगर कुछ होता तो ये होता कि जो बच्चे टाइम से आए वो टाइम से इवैक्यूएट होते रहते, लेकिन वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं था। बॉर्डर सिक्योरिटी के पास कोई अपडेट नहीं था। अगर उनके पास हमारी डेटा रहती तो वो एक प्रॉपर वे में हमें इवैक्यूएट करते रहते और आसानी से हम भी यहाँ से निकलते रहते, लेकिन डेटा उनके पास नहीं होना और किसी तरह का कोई प्रॉपर सिस्टम ना होना हमारे लिए बड़ा परेशानी का कारण रहा। ओके, चलिए बढ़िया। अब आप लोग वापस आइए, ये दुआ है, और सुरक्षित वापस लौटिए आप लोग, तो अपने घर पहुंचिए। और ये बस यही प्रार्थना हम पूरे हिंदुस्तान की है कि जितने भी आपके साथी वापस चलो अपने घर पहुंच जाएं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, और इन हालात से कैसे लड़ा जाता है, कैसे दो चार होना पड़ता है, ये हम सबको सीखने को मिला आप लोग से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हम लोग से बात करने का, #भारत न्यूज़ से जुड़ने का।